कि आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू मैथ्स को क्रैक किया या आपने थोड़ा सा रट्टा मारा था? कभी कभी ये चीज़ प्रेशर भी क्रिएट कर देती है यार कि मैं और अच्छा कर सकता था शायद। तो रिद्धिमा, व्हाट वाज योर रूटीन ड्यूरिंग योर 10th क्लास? देर रात तक पढ़ने का रहता था या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है? तुम्हें समरी अच्छे से पता होनी चाहिए चैप्टर्स की, ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इन बिटवीन बन के तो तुम उसे सॉल्व कर पाओ। मैथ्स का डर कैसे भगाया जाए, या मैथ्स में जो डर है उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है? कारण और निवारण। जब तुम एक बार ठान लो कि कुछ करना है तो वो करना ही है। तो रिद्धिमा, प्री बोर्ड में आपका स्कोर जो था वो इतना ही था या कम था या ज़्यादा था? प्री बोर्ड्स में एक्चुअली इट वाज। गुड मॉर्निंग रिद्धिमा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, एकदम। आप Okay, कैसे हैं? मैं अल्टीमेट. So today, dear students, we'll be discussing with Riddhima Kabra that how you can cope up with the anxiety. जो अभी आप क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 17 फेब से डेट शीट आ गई है, तो आप कैसे कोप कर सकते हैं? शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड अ वेरी गुड अकेडमिशियन, एंड इनका 10th में बहुत अच्छा स्कोर आया था. मुझे पता चला इनके बारे में कि इनका 10th में इतना अच्छा मार्क्स आया और ये हमें बड़ा इजीली अप्रोचेबल थे. तो वी ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन एंड शी एग्रीड कि ये अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें. तो लेट्स स्टार्ट. सो टेंथीज, प्लीज़ फोकस, प्लीज़ लिसन टू हर वेरी केयरफुली. इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं. बस कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है. आइए सुनते हैं राइट फ्रॉम रिद्धिमा. तो रिद्धिमा, घर पे क्या माहौल था जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला था, और आपके खुद के अंदर भी काफ़ी बेताबी होती है कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि पहली बार जब हम 10th का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट बोर्ड यू फेस, तो उसका एक अलग प्रेशर होता है. तो घर वालों का क्या माहौल था घर पे, मतलब जब रिजल्ट आ रहा था और जब एग्ज़ाम चल रहे थे? सो पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, जब एग्ज़ाम चल रहे थे श्योर. तो उस टाइम पे लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था घर से भी एंड ऑफ कोर्स टीचर से भी, बिकॉज टीचर्स को भी ये एक्सपेक्टेड था दैट शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, सो शी वुड ऑब्वियसली स्कोर हाई एंड विल स्कूल विल गेट नेम. सो इस वजह से थोड़ा प्रेशर था. बट हाँ, जितना जैसे लोग बोर्ड्स का हलवा बनाते हैं कि लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसका थोड़ा डर था, बहुत ज़्यादा भी था कि लाइक कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बहुत प्रेशर था उस टाइम पे. बट या जैसे-जैसे तुम पढ़ाई करते हो तो वो प्रेशर जो है वो तुम्हारा कम होता रहता है, बिकॉज़ यू नो कि तुम कर सकते हो. एक अंदर से एक एनर्जी होती है जो तुम्हें बोलती है कि लाइक यू कैन डू इट. यू कैन डू इट. तो बस ये था एग्ज़ाम से पहले का टाइम. एंड उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, द डे ऑफ द रिज़ल्ट, एंड जैसे-जैसे स्कोर्स पता चला तो वैसे-वैसे लाइक सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज़ उस टाइम पे बोर्ड का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था. तो दिस वाज़ व्हाट जो बोर्ड का डे था. एग्ज़ाम रिज़ल्ट डे बेसिकली. और घर पे कैसा माहौल था जब जब आप एग्जाम जब की प्रिपरेशन लाइक कर रहे मैं थे? घर पे एग्ज़ाम मतलब की राइट प्रिपरेशन. ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, जब बोर्ड का एग्जाम, जैसे कल है आपका बोर्ड का एग्जाम या यस. परसों है, अरे पढ़ो पढ़ो, अरे पढ़ो पढ़ो, कल है, कल बोर्ड है तुम्हारा, या पहला बोर्ड का एग्जाम है, इस तरह यस. एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स हैं लाइक दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी. तो उन्होंने कभी भी, हाँ ठीक है, हर एक पेरेंट को लगता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख लेगा, ही विल बी सक्सेसफुल, ही और शी विल बी सक्सेसफुल. बट मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी सपोर्टिव. प्रेशर डालते थे लेकिन उतना नहीं जितना कि मैं एडजस्ट ही ना कर पाऊँ. तो उनका हमेशा से ही मेरे को पूरी तरफ से सपोर्ट था, चाहे मुझे अगर किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, लाइक अगर बुक्स स्टडी मटेरियल चाहिए लाइक से, तो वो भी मेरे को हर दिन ला के रखते थे. टेंशन थी घर वालों में भी ऑफ कोर्स कि बोर्ड्स है तो हाउ विल शी मैनेज. बट ठीक है, जब उन्होंने देखा मुझे कि हाँ मैं पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रही हूँ, अपना टाइम सारा दे रही हूँ, तो दे वर ऑल्सो रिलैक्स कि हाँ ये कर लेगी, जैसा भी करेगी कर लेगी. अच्छा करेगी. हाँ. आज की तारीख में अगर देखें तो 95% रिद्धिमा इज़ अ वेरी बिग नंबर. 10th क्लास के काफ़ी बच्चे मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, जिनके डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, वही कहते हैं कि सर 95% अगर आ गया तो हमारे घर वाले बहुत खुश होंगे. तो रिद्धिमा, ये आपका जो टारगेट था जब आप 10th क्लास में एंटर किए, उस समय पर आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर था, या ये मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में की गई मेहनत का नतीजा है, या फिर आप शुरुआत से ही थोड़े मेहनती थे और कंसिस्टेंट एफर्ट पुट करने की वजह से आपके इतने मार्क्स आए? क्या कहते हैं आप? सर, अगर तुम लाइक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, बिकॉज़ बोर्ड इज़ ऑल्सो अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो
इसके लिए अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अगर तुम्हें स्कोर चाहिए तो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट थी। मैंने स्टार्टिंग से ही अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रही हूँ, राइट। या फिर अगर कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं पसंद तो मैं सिर्फ उसी पे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि आगे मुझे उसमें अच्छा स्कोर मिले। तो ऐसा नहीं था, मैंने अपने आप को पूरा बैलेंस करके मैं चली थी। एंड उसके साथ-साथ जैसे लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम लास्ट के 3 मंथ्स में या फिर अगर लास्ट के लेट्स से 1 मंथ में भी अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम उतना अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर पाओगे। उस टाइम पे सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, एंग्ज़ायटी बढ़ती है और कुछ नहीं होता बस। लेकिन अगर कंसिस्टेंट हो तो तुम्हें पता है, तुम और ज़्यादा अपने आप को लाइक ओपन कर सकते हो कि हाँ, ये स्टडी मटेरियल है तो मैं ये भी पढ़ सकती हूँ। टाइम है इतना तुम्हारे टाइम है। पास। तो मैं समराइज कर देता हूँ, रिद्धिमा ने जो आपके साथ अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, शी इज ट्राइंग टू टेल यू दिस कि अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करते रहोगे पूरे साल तो आपके पास एंड में काफी ठीक ठाक टाइम होता है, सो दैट आप सैंपल पेपर्स देख पाओ, सो दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख पाओ, अपनी वीकनेसेस पे काम कर पाओ और एक अच्छा स्कोर लाने में ये सब बातें बहुत अहम रोल निभाती हैं। सो रिद्धिमा, प्री बोर्ड में आपका स्कोर जो था वो इतना ही था या कम था या ज्यादा था? प्री बोर्ड्स में एक्चुअली इट वाज लो बिकॉज़ उस अच्छा। टाइम पे मे बी ड्यू टू सम फैमिली कंसर्न्स आई वाज नॉट एबल टू स्टडी सो वेल। तो इस वजह से प्री बोर्ड्स में मार्क्स मेरे कम रह गए थे, बट आई डिडंट गेट डीमोटिवेटेड बाय देम। मैंने अपने आप को और इम्प्रूव किया और जितने मैं सैम्पल पेपर्स सॉल्व कर सकती थी मैंने उन पे ध्यान दिया। पीवाईक्यूज़ देखे सबसे ज़्यादा। पीवाईक्यूज़ बहुत वेरी गुड। इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज़ मेजरली अगर हम देखें ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यूज़ से एज़ इट इज़ उठ के आ एज इट इज जाते उठ के हैं। आते हैं, राइट। तो इसलिए फिर मैंने उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया एंड बेसिकली एनसीईआरटी तो इट्स अ की टू ऑल द सब्जेक्ट्स। वो तो करनी ही है, वो तो छोड़नी ही नहीं है किसी भी कीमत पे। तो उस पे फ़ोकस किया सबसे ज़्यादा। तो ऐसे करके जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया धीरे-धीरे, तो मेरा मार्क्स जो था वो बोर्ड्स में कुछ और प्री बोर्ड्स में कुछ और थे। ओके। सो देखिए बच्चों, आपको भी ध्यान रखना है, जैसे प्री बोर्ड आपका एक स्टेप होता है एंड दैट स्टेप जो प्री बोर्ड के आपके मार्क्स हैं वो आपको ये रियलाइज कराता है कि कहाँ पर आप और एडिशनल वर्क करके बोर्ड के अंदर और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। प्री बोर्ड के मार्क्स को आपको एज अ सेटबैक नहीं लेना है, उसको अपने आप को उन मार्क्स के बेसिस पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस अपने वीकनेस पे वर्क करना है। कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ सैंपल पेपर्स तो कम नहीं कर रखे, वो आप एक बार चेक कर लो तो वो बढ़िया रहता है। तो एक चेक पॉइंट है, इट इज सिंपली अ चेक पॉइंट, यूटिलाइज इट सो दैट यू इम्प्रूव। रिद्धिमा, लोग कहते हैं कि 10th के बोर्ड का बहुत हुआ है, बहुत हॉरर है, मतलब बिल्कुल हॉरर पिक्चर की तरह है, और स्पेशली पेरेंट्स थोड़ा सा, मतलब मेरे केस में पेरेंट्स डरा देते थे, बोर्ड एग्जाम है, इसको चिंता ही नहीं है, पतंग उड़ा रहा है छत पे बैठ के। तो उनको मैंने बताया कि छत पे बैठ के पतंग नहीं उड़ाते हैं, छत पे खड़े होकर के पतंग उड़ाते हैं। ठीक है। तो आपको कैसा लगा व्हेन यू वर इन 10th एंड जस्ट लाइक मिड 10th या 10th का बोर्ड का एग्जाम पास आ रहा है, तो ये हुआ, आपने भी फील किया, सेंस किया? यस, लाइक मेरे जो सीनियर्स थे, लाइक मेरे कज़न भी ऑफ कोर्स, उन्होंने भी लाइक मेरे को काफ़ी ज़्यादा कहा था कि लाइक 10th है, ईज़ी नहीं होती है, बोर्ड्स होते हैं। हाँ, यही बोर्ड्स होते हैं सबसे बोर्ड। ज़्यादा। तो ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करी है। मैं भी काफ़ी लाइक वो जब बोलते थे, जैसे बोलते थे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ चलती थी कि यार कैसे होगा? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट। बट जैसे-जैसे एग्ज़ाम का टाइम आया, तुम पढ़ते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम जब पीवाईक्यूज़ देखते हो, तो तुम्हें पता लगता है कि हाँ, तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, उनको एनालाइज़ कर पा रहे हो, राइट। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है, बोर्ड्स है तो थोड़ा डर तो होना चाहिए अंदर से खुद को भी, बट इतना ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें बिकॉज़ ठीक है, एक एग्ज़ाम ही तो है, हो जाएगा। राइट। सो डर के आगे जीत है, बस एक एग्ज़ाम मात्र है। आपको प्रिपरेशन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं, अब ये पता नहीं क्यों ऐसा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आपके जो आगे फ्यूचर में जो मार्क्स देखे जाते हैं, मतलब बेसिकली रिद्धिमा पता है हुआ क्या, जब मैं भी अपने 10th और 12th दे रहा था ना, तो हमें इस बात का डर बताया गया था कि 9th के मार्क्स नहीं देखते वो, 11th के मार्क्स नहीं देखते, मार्क्स देखे जाते हैं फ्यूचर में। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे 10वीं और 12वीं के मार्क्स पूछे जाते हैं। राइट। तो ये तब से मतलब एज ओल्ड ट्रेडिशन चला आ रहा है, बहुत बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है कि 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम इसके, अरे 11वीं कहाँ गई, बीच में क्यों खा गए 11वीं? तो
Again, I don't 10th। know why, but this is the case. So next question is Ridhima for our 10th is कि आप बचपन से ही इतने अच्छे परसेंटेज मार्क्स लाते थे, या ये 10th क्लास का थोड़ा सा क्या होता है, कई बार बच्चा जब 10th में एंटर करता है तो उस पर क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक आता है, एंगल आता है कि मुझे अब रिस्पॉन्सिबली अकेडमिया को देखना होगा, मैं पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं दूंगा तो कुछ फ्यूचर में क्या होगा। तो कई बार बच्चे, मैंने ऐसा देखा है कि 10th क्लास में आकर के होश संभालते हैं और 10th क्लास से एकेडमिक्स की तरफ उनका ध्यान होता है और अपना करियर बनाते हैं एकेडमिक्स के अंदर। तो ऐसा तो नहीं था आपके साथ, या आप मतलब नेचुरल बॉर्न टैलेंट बेसिकली? नहीं, इनबॉर्न टैलेंट जैसा तो कुछ नहीं होता, बिकॉज व्हेन आई वाज वेरी यंग, लाइक नर्सरी और फर्स्ट क्लास में, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा वीक थी स्टडीज़ में। नर्सरी के बट टाइम पर तो मैं भी वीक था भाई। उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा वीक मैं तो थी। केजी में एंड भी वीक था। तो मेरी मदर थी जिन्होंने मेरे को अच्छे से पढ़ाया, मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ाया था उन्होंने। मतलब एग्ज़ाम मेरे होते थे लेकिन स्ट्रेस उनका होता था, तो ऐसा सीन था उनके साथ मेरा। तो उस टाइम पे था, लेकिन फिर धीरे-धीरे ना एक रियलाइज़ेशन आ ही जाता है अंदर से कि यार पढ़ना तो है, बिकॉज़ यू वांट योर पेरेंट्स, उनको खुश रखना है तो उनके लिए पढ़ना है, तो ये चीज़ आ जाती है अंदर से। तो इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। हाँ, तो वही धीरे-धीरे आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में आ जाती है। तो लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था कि एकदम 10th जब स्टार्ट हुई तभी से मेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। मैं शुरुआत से। शुरुआत से ही ऐसा था कि मेरा Great. पढ़ना है। अच्छा। ग्रेट टू हियर। सो नेक्स्ट 10th का जनरली क्वेश्चन ये आता है, सर प्लीज़ एक अच्छे बच्चे से आप ये पूछ के बताइए कि वो जो है नाइट आउल था या अर्ली बर्ड था। तो रिधिमा, व्हाट वाज योर रूटीन ड्यूरिंग योर 10th क्लास? मतलब पूरे साल का एक बार हल्का सा एवरेज आउट करके बताओ कि देर रात तक पढ़ने का रहता था या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है? मेरे केस में तो यही था, आई वाज़ अ नाइट आउल फ्रॉम वेरी स्टार्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि लाइक रात में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, फ़ोन पे कोई मैसेजेस नहीं, कोई रिंग करने वाला नहीं है फ़ोन को। आजकल वैसे माहौल बदल गया है, आजकल रात को सारे राक्षस जो है ना वो रात को ही जगते हैं। नहीं निशाचर। नहीं, बट उस टाइम पे लाइक जब मैं अपने 10th क्लास में थी, हम्म, तो उस टाइम पे मेरे फ़ोन में लाइक इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे, बातें वगैरह भी नहीं थी किसी से, तो इसलिए इतना कोई इंटरेक्शन नहीं रहता था रात में। और फ़ोन वगैरह भी लाइक पेरेंट्स भी अपने पास ही रख लेते थे फ़ोन, तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था, ओनली बुक्स। तो मेरा यही सीन रहता था कि मैं रात में ज़्यादा देर पढ़ सकती हूँ। तो अगर मैं अपना एक शॉर्ट में रूटीन बताऊँ, तो मैं सुबह पढ़ती हूँ पहले थोड़ी देर, 2 to 3 कितने आवर्स बजे लाइक उठते थे सुबह मतलब? सुबह, बिकॉज़ नाइट आउल थी तो इस वज़ह से मैं थोड़ा लेट उठती थी, लाइक मे बी 8, 9 मैक्सिमम, इस टाइम तक मैं उठ जाती थी। एंड फिर वही टेकिंग अ शावर एंड वर्शिपिंग, तो इन सब के बाद मैं अपना पढ़ने बैठती थी, तो 2 to 3 आवर्स का मेरा रहता था कि इतना भी पढ़ना है। उसके बाद लंच वगैरह करके मैं थोड़ा नैप लेने की कोशिश करती थी, बिकॉज़ उस टाइम क्योंकि रात में पढ़ाई करना होता था, तो Yes. इसलिए थोड़ा जगने के लिए एनर्जी चाहिए एक। राइट। तो वो नैप मेरे लिए थोड़ी पावर नैप कंपल्सरी इज वेरी होती थी। इंपॉर्टेंट। कितने कितने ड्यूरेशन का आपका पावर नैप होता है? 1.5 आवर्स, 1.5 तो इतना मुझे चाहिए। तो वो करके फिर थोड़ी देर बाद अपना माइंड फ्रेश करके उसके बाद फिर से पढ़ने लगती थी, फिर रात को डिनर वगैरह करके फिर रात को एकदम एकदम कंसिस्टेंट होके तो डिनर 2 to 3 AM अच्छा, तक मैं ओके, अपना 2 पढ़ to लेती 3। थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, तो मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। शी यूज टू स्टडी टिल 2 AM to 3 AM, डिपेंडिंग कि क्या एकेडमिक्स में वो क्या उनका फोकस है, और जब जाती थी वो 8, साढ़े 8, 9 तक, है ना। और दिन का एक पावर नैप। तो आपको इससे पता है क्या आइडिया लग गया? इससे आपको स्लीप आवर्स का भी आइडिया लग गया। तो उसको ज़रूर आप बैलेंस करके रखें टिल योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, जब तक कि एग्जाम्स ख़त्म नहीं हो जाते, चल रहे हैं एग्ज़ाम से पहले भी, और दिन भर का इस तरह का रूटीन आप रख सकते हैं, ठीक है। और रिद्धिमा, ये एग्ज़ाम के टाइम पर ये थोड़ा सा बढ़ गया था आर्ट्स या क्या? नहीं, एग्ज़ाम सेम सेम था। ये बहुत बढ़िया है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। रिद्धिमा, जनरली बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, उनमें से एक होता है कि हम कौन कौन सी किताबें करें। तो एनसीईआरटी की किताब तो आपने बोला कि भाई वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे कोई रेफरेंस बुक आती है मैथ्स के लिए या साइंस के लिए या आपकी सोशल स्टडीज़ के लिए, और कितना यूज़ करी थी? मतलब जैसे मैथ्स को ज़्यादा आपने टाइम दिया रेफरेंस बुक को, या सोशल स्टडीज़ की रेफरेंस बुक को ज़्यादा टाइम दिया? सो
मैंने अब सबसे पहले तो एनसीईआरटी एज़ सर सेड कि सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने फॉर मैथ्स आई हैव प्रेफर्ड यू लाइक एंड और अरिहंत आल्सो एंड साइंस के लिए भी लाइक इट वाज ओसवाल आई गेस व्हिच आई हैव यूज्ड। सो बेसिकली यही बुक्स थी जो मार्केट में हैं सबसे ज़्यादा, जिनका नाम भी है ऑफ कोर्स। तो इनको मैंने प्रेफ़रेंस दी थी, इनके सैंपल पेपर्स को प्रेफ़रेंस दी थी। एंड उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडीज़ वो समथिंग जो मैंने एनसीईआरटी से ही करना प्रेफ़र किया था। क्योंकि उसी में लाइक चैप्टर्स को रीड करना 2-3 Right. बार मैं रीड करा था मैंने Sure. चैप्टर्स को बुक्स में से ही। तो वही सब करके मेरे को लगा कि लाइक इट इज़ इनफ, तो वही सारी चीज़ें मैंने फ़ॉलो करी। एक्चुअली सोशल स्टडीज जब मैं पढ़ता था तो हमारे टीचर स्कूल के बोलते थे कि इस आंसर को पॉइंट वाइज लिखो। सो एनसीईआरटी में आंसर में दिक्कत ये, एनसीईआरटी इज नॉट गिविंग यू आंसर्स इन पॉइंट्स में। तो इसीलिए मुझे सोशल स्टडीज के लिए स्पेशली मनोज चौहान ने सोशल स्टडीज ही पढ़ा है, पता है तुम्हें? तो सोशल स्टडीज के लिए मुझे वो रेफरेंस बुक यूज करनी पड़ी थी। डिड यू यूज एनी रेफरेंस बुक स्पेशली फॉर दिस रीजन कि पॉइंट वाइज आपको आंसर मिल जाए किसी क्वेश्चन का? नहीं, एक्चुअली इसके लिए तो नहीं कि मुझे पॉइंट वाइज मिल जाए, बिकॉज व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जैसे लाइन ब्रेक आ रहा है, देयर इज अ फुल स्टॉप, तो उसी के आगे उसको नेक्स्ट पॉइंट में डाल दिया। अच्छा, तो ऐसे ही मैं पॉइंट्स क्रिएट कर देती थी। राइट। तो ये बिल्कुल सही कहा रिद्धिमा ने कि एक्चुअली आपको पॉइंट वाइज आंसर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही कॉन्टेक्स्ट को देख करके समझ जाइए कि अब नया कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो दिस इज अनदर पॉइंट, यू कैन राइट योर आंसर कि ये पहला पॉइंट फिनिश हो गया, अभी सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया। मैं इस साल वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर गया और वहाँ स्टार्टिंग के अंदर ही, मतलब शुरुआत के अंदर ही ओसवाल बुक का स्टॉल लगा हुआ था। आप भी गए थे बुक फेयर में? ओके। सो वहाँ पर मैं केवल ओसवाल बुक और एक दो और पब्लिशर्स के स्टॉल्स को देख पाया। वहाँ पर मैंने जब 10th क्लास का मटेरियल देखा ओसवाल का, तो दैट वाज रियली गुड। मैं आपको बताऊं रिद्धिमा, आप पता है ओसवाल वाले जो है ना वो पब्लिश करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक दे देते हैं, क्वेश्चन बैंक दे देते हैं, और उसमें उसके अलावा समरी भी होती है, समरी भी होती है। 3-4 टाइप की बुक्स है उनकी। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन सेलेक्ट। तो मैंने जो बुक ली उसमें था कि आपको मॉक पेपर दे सकते हो आप, बिल्कुल जैसे आपकी बोर्ड की आंसर शीट आएगी। मैंने देखा था, दे हैव अटैच्ड द सप्लीमेंट्री शीट आल्सो। तो बिल्कुल ऐसा लगता है बच्चा रियल एग्जाम दे रहा है और रियल सैंपल पेपर। तो आप बोर्ड के एग्जाम से पहले आप 2 बार बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो अपने घर पे बैठ के। अमेजिंग था वो। बिकॉज माई ब्रदर इज ऑल्सो इन 10th क्लास, सो हम लोग जब गए थे ओसवाल वाले सेक्शन में जहाँ पे ओसवाल की बुक्स थी, तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि भाई दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, जो हमारे टाइम पे आई डेंट सी सच एफर्ट्स, बिकॉज उस टाइम पे पीडीएफ्स ही सप्लाई होती थी। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा दिस इज वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड इनोवेटिव। अरे सुनो, इसके बाद पता है जो आप जो बुक बोल रहे थे ना अभी, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, बीच बीच में शॉर्ट्स दे रखे हैं, बीच बीच में फोटोज दे रखे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं ना उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो बिल्कुल एज इट इज जैसा उन्होंने अपनी बोर्ड की आंसर शीट में आंसर लिखा होगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, एग्जैक्टली वो फोटो खींच के डाल रखा है, ताकि बच्चे को राइटिंग का आइडिया लग जाए, स्पेस का आइडिया लग जाए, किस तरह से आंसर को मेंशन करना है, गिवन, टू फाइंड, ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी हैं। तो बहुत अमेजिंग मतलब लगता है मेरे को, क्योंकि अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आई थिंक आपको ये सब चीजें देखनी चाहिए। एग्जैक्टली। रिद्धिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जनरली बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम जब पास आते हैं तो रिवाइज करना है, तो रिवीजन के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर आप बुक से ही रीड करते थे? फॉर एसएसटी, लाइक एसएसटी एंड इंग्लिश, हिंदी, सो दीज वर सम सब्जेक्ट्स जो मैं बुक से ही रीड करना प्रेफर करती थी। एंड नोट्स लाइक क्वेश्चन आंसर्स जो हमको मिल जाते थे, जो बुक्स में होते थे एंड पे, वही क्वेश्चन आंसर्स मोस्टली मैंने प्रेफर करे थे। इसके अलावा पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस तो वो प्रेफर करे थे। एंड साइंस के लिए येस, आई हैड माय ओन नोट्स जो कि मैंने कोचिंग से ही करके बनाए थे। तो उसके लिए मैंने साइंस के लिए तो वो प्रेफर करे थे ज़्यादा, बिकॉज दे वर इजी इन लैंग्वेज। सो येस, और मैथ्स के लिए तो या अगेन कोचिंग थी तो उसके नोट्स एंड questions, maximum NCERT examples, PYQs, that's it. Ridhima, most of the users they are now on Instagram और Facebook and एक YouTube का भी कुछ होता है, शॉर्ट्स कहते हैं हम। तो आपने सोशल मीडिया ऑफ किया था क्लास 10th में, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, अगर
पूरी तरह ऑफ नहीं किया था, तो किस एक्सटेंट तक आपने अपना सोशल मीडिया ऑफ कर रखा था? मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन ही नहीं किया था। ग्रेट, सही है। मैंने ना रहेगा बांस, बास ना ना बजेगी बजे, बांस। राइट। तो मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल ही नहीं ज्वाइन किया था, लाइक इंस्टाग्राम या यूट्यूब था, व्हाट्सएप था, बिकॉज ठीक है थोड़ी बहुत देर तो टाइम पास चाहिए पढ़ाई के बीच में, तो इसलिए यूट्यूब था, व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप इज नेसेसिटी बिकॉज उस पे सारे मैसेजेस राइट थे। राइट राइट। सो लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो ये सब तो ऐसे थे जो मैंने यूज़ ही अपने नहीं किया। 12th के बाद करे, इनफैक्ट यूज़ करना ओके। 12th के बाद शुरू करा था। तो या सोशल मीडिया तो तो वाज खेल ही खत्म हुआ समथिंग। क्या? रिधिमा, आपके हिसाब से कोचिंग क्लासेस वर्सेस सेल्फ स्टडी, क्या आपको लगता है कि किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए एक 10th क्लास के बच्चे को? तो कोचिंग क्लास तो एक तरह से सपोर्ट के लिए होता है कि अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए तुम कोचिंग क्लासेस प्रेफर कर सकते हो, बट मेरे लिए सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब तुम खुद से पढ़ने बैठते हो तब तुम्हें पता लगता है कि कहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ रही है, किस Right. पॉइंट पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफ़र करती थी। इनफैक्ट 12th में मैं कोचिंग्स तो मेरी खाली 1 या 2 सब्जेक्ट्स की थी, लाइक अकाउंट्स बेसिकली, तो उसके लिए थी, बट सेल्फ स्टडी तो है जिसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी। सो बच्चों, आपको भी ध्यान रखना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं कि ये आपको कर लो आप इनको। अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि जो होमवर्क आपको मिला उसे आप ट्राई करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से शार्पन करिए, और जो भी अगर डाउट्स रह गए तो अगेन गो बैक टू द टीचर्स एंड उनसे वो क्लियर कर लीजिए। रिधिमा, 10th क्लास के अंदर रिवीजन की इम्पोर्टेंस क्या है और मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज की इम्पोर्टेंस क्या है, ये तीनों एक बार थोड़ा समझाओ बच्चों को। सो 10th तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, कि तुम रिवीजन कर रहे हो जब, तो तुम्हें पता लगता है कि तुम कहाँ पे तुम रह रहे हो सब्जेक्ट्स में, कहाँ पे तुम्हें और फोकस करने की ज़रूरत है। सो रिवीजन का तो ये इम्पोर्टेंस है ताकि तुम उन पॉइंट्स पे, उन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस कर पाओ जहाँ पे तुम्हें कमी दिखाई दे रही है, और वो इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा चीज़ है, अगर तुम ऐसी चीज़ में रिवीजन के लिए टाइम दे रहे हो जो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, उतना रेलिवेंट नहीं है, तो वो कोई पॉइंट भी नहीं है उसका, दिस इज़ पॉइंटलेस। बट तुम्हें एग्ज़ाम रेलिवेंट भी है और तुम्हारी वीकनेस भी है, तो उन पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। एंड मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, अगेन these are the points which have been discussing ever since this has been started। तो उसकी तो इम्पोर्टेंस तुम समझ ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना, मॉक टेस्ट करना। एंड व्हाट आई विल प्रेफर यू, तो तुम्हें मॉक टेस्ट अपने टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम टाइम पे। बिकॉज जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो तुम्हारे पे सबसे ज़्यादा प्रेशर टाइम का होगा। यू विल फील कि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। तो उस चीज़ से कोप अप करने के लिए मैं ये प्रेफर करूँगी कि हमेशा, मतलब नॉट हमेशा, 2-3 सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश, इनके लिए तुम राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो। अपने घर पे टाइमर लगा के तुम स्टार्ट करो अपना एग्ज़ाम, एंड प्रॉपर सप्लीमेंट्री शीट्स के साथ जैसे तुम्हें एग्ज़ाम में करना होगा वैसे तुम स्टार्ट करो। एंड ताकि तुम्हें ये भी पता लगे कि तुम कितने स्पीड तुम्हें और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पे तुम्हें लाइक किस तरह से प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत है अपने आंसर को। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें क्लैरिफ़ाई होती है बाय गिविंग मॉक टेस्ट एंड सॉल्विंग पीवाईक्यूज़। सो या मैं समराइज कर देता हूँ, रिद्धिमा ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। फर्स्ट थिंग, पीवाईक्यूज गिव यू आइडिया, एंड समटाइम्स क्योंकि 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम आसान होता है, इतना कोई बहुत टफ कंपटीशन नहीं है। मतलब इसके बाद आप नासा नहीं जाने वाले हैं, इट्स अ वेरी कूल एग्ज़ाम, बड़े आराम से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो 10th क्लास में पीवाईक्यूज रिपीटेड होते हैं, तो रिद्धिमा ने इसीलिए कहा कि पीवाईक्यू ज़रूर देख के जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट। सेकेंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, मेरा भी यही कंसर्न रहता है कि आपको टाइमर लगा के सैम्पल पेपर करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में घड़ी की टिक 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 सुनाई देती रहती है। वो कहाँ से आवाज़ आती है मुझे भी नहीं पता चला आज तक, वो क्लॉक है बट आवाज़ दिमाग के अंदर गूंजती रहती है टक टक। रिद्धिमा, लास्ट 1 मंथ बच्चों का भी करीब 20 डेज 25 डेज आर लेफ्ट फॉर देयर बोर्ड एग्जाम। तो लास्ट के 25 to 30 डेज में आपने सिलेबस को कैसे रैप अप या पैकेजिंग कैसे करी थी आपने?
सो मैंने जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे उसमें तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस रखा था कि मैं नोट्स देखूं, और यूट्यूब से जैसे इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट्स है तो उनमें मैंने प्रेफर किया था कि मैं समरीज सुनूं ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है बुक में, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इन बिटवीन बन के आ जाता है एग्जाम में तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं, एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ इसमें ये ऐसा बताया गया था। एंड इसके अलावा मैंने नोट्स अपने सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करे थे कि उनमें क्योंकि बहुत बारीकी से लिखी होती है चीज़ें और बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होती राइट। है। तो तुम उससे बहुत जैसे ही तुम उसे देखते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत से क्लिक कर जाता है कि हाँ, ये कांसेप्ट था और इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो इसलिए ये जो तुम्हारा 25 टू 30 डेज़ का जो भी तुम्हारे पास गैप बचा है, इसमें अपने नोट्स को प्रेफ़रेंस दो, अपने पीवाईक्यूज़ को प्रेफ़रेंस दो, एंड दैट्स इट जो तुम कर सकते हो अपने 30 डेज़ में। ये जो एग्जाम का स्ट्रेस आता है और लोग क्या कहेंगे अगर बोर्ड में मार्क्स कम आए, तो इस तरह के प्रेशर को आपने कैसे टैकल किया और आपका क्या सजेशन है, हाउ शुड टेंथीज गो अबाउट इट? तो सबसे पहले तो ये 4 लोग क्या कहेंगे ये तो टेंशन छोड़ ही दो, सही क्योंकि बात। ये 4 लोग कौन है ये तो हमें भी नहीं पता आज तक। आज तक हमें पता नहीं ऐसे चला। कौन से 4 लोग होते हैं जो जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये तो मुझे नहीं मिले आज तक। तो ये प्रेशर तो सबसे ज़्यादा अपने दिमाग से हटा ही दो कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, बिकॉज़ व्हाट मैटर्स इज़ कि तुमने कितनी मेहनत करी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तुम्हें पता है कि तुमने कितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बोर्ड्स में चेकिंग गलत होने की वजह से भी कई के मार्क्स कम रह जाते हैं। तो उस चीज़ का भी प्रेशर छोड़ दो, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट गोना डिसाइड योर फ्यूचर, बट हाँ, तुम्हारी एक मेहनत दिख जाएगी कि हाँ, तुमने एफर्ट्स डाले इस चीज़ में। तो ये प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये सब छोड़ दो, बिकॉज़ आफ्टर ऑल पेरेंट्स तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते ही हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइक उनका बच्चा, उनको पता है कि भाई उसने मेहनत करी है, उन्होंने देखा उसको एग्ज़ाम्स में मेहनत करते हुए। तो इसलिए पेरेंट्स तो नहीं सोचेंगे अपने बच्चे के बारे में ऐसा, तो जस्ट गेट रिड ऑफ दिस प्रेशर। मैं बच्चों को इस प्रॉब्लम के लिए स्पेशली एक बात बोलता हूँ कि भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। रिद्धिमा, अक्सर देखा गया है कि एग्जाम टाइम पे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और थोड़ा सा बर्नआउट का भी फील आता है और फिर एकदम से ऐसा आता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। राइट। तो आपने कैसे इसको मैनेज किया था? सो दिस इज़ वेरी कॉमन जो सर ने अभी बात करी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस करी है। हम्म, जब लास्ट एग्ज़ाम आता होता है ना, तब तक तुम्हारी सारी एनर्जी एकदम वाइप ऑफ हो चुकी ड्रेन होती है। ड्रेन आउट हो तो उस टाइम पे खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करती थी कि ठीक है यार, लास्ट एग्ज़ाम ही तो है, पढ़ लेंगे, थोड़ा-सा और पढ़ना है, उसके बाद तो फ्री है, थोड़ा-सा और पढ़ना है। तो ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करती थी बहुत ज़्यादा कि ठीक है, बस लास्ट एग्ज़ाम, इसके बाद तो फिर आराम करना है, इसके बाद रेस्ट करना है। तो इस तरह से जब नहीं भी कर रहा होता था मन, तो ठीक है, इतना ऐसा थोड़ी है सारा दिन तुम पढ़ते ही रहोगे। थोड़ा-सा ब्रेक लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर खेलने चले जाओ थोड़ी देर खुली हवा में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो अपने आप को वापस से उस पढ़ाई करने वाले फ़ेज़ में लाने के लिए। सही है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ बच्चों को कि अगर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक, अपना बेयर एसेंशियल, यानी कि मिनिमम इतना मैं करूँगा, ठीक है, वो आपका लोअर मिनिमा है, ठीक है। और एक आपका बर्नआउट वाला है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, मेरी कैपेसिटी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, उम्र के साथ धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है टू डू टू स्टडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे कोई ऑपरेशन है, वो 12 घंटे ऑपरेशन चला, तो डॉक्टर धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। बट आपको अभी, आपकी उम्र बहुत कम है, आप ये डिसाइड करिए ये आपका बेयर मिनिमम है, क्योंकि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ आपने दिमाग में कुछ होगा आपके एकेडमिक्स को लेकर के। तो बेयर मिनिमम अपना डिसाइड करो और टॉप मैक्सिमम बर्नआउट, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, चाहे बोर्ड का एग्जाम कल क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिद्धिमा, पेरेंट्स का रोल कैसा था व्हेन यू वर इन क्लास 10th? पेरेंट्स थोड़े चिल मोड टाइप्स में रहते थे कि चलो ठीक है, बच्ची समझदार है, कर लेगी, या थोड़ा सा टोका टाकी रहती थी, या कुछ ज़्यादा ही टोका टाकी कि नहीं, हंटर हंटर सामने है? नहीं, पेरेंट्स तो दे आर पेरेंट्स और दे विल बी कंसर्न्ड फॉर योर करेक्ट। मार्क्स, दे विल बी कंसर्न्ड फॉर योर फ्यूचर। तो उनकी तरफ से
टोका-टाकी तो हमेशा रहती थी, तो वो चीज़ बिल्कुल। तो है जो हमेशा ही रहेगी हर किसी के घर में। तो बट ऐसी नहीं थी कि ऐसे हंटर लेकर बैठा है तुम्हारे सर पे कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, नहीं मन कर रहा तब भी ज़बरदस्ती पढ़ना है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन हाँ, थोड़ी टोका-टाकी रहती थी अगर मैं थोड़ी देर अपने लिमिटेड टाइम से थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोन देख लूँ या रेस्ट कर लूँ। थोड़ा सा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा या तो क्या? नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा लाइक अगर 1 घंटे का टाइम है तो उसमें आधा घंटा और देख लिया एक्स्ट्रा। तो उस चीज़ में थोड़ा टोका-टाकी रहती थी कि बोर्ड्स आ रहे हैं, तेरे को पढ़ना नहीं है क्या? तो ये चीज़ रहती थी। बाकी पापा जो मेरे फादर हैं वो मेरे को हमेशा यही बोलते रहते थे कि पीवाईक्यूज़ कर। पिछले 10 साल के मुझे बता, मैं तेरे को लाके देता हूँ राइट, पीवाईक्यूज़, तू राइट, राइट। पीवाईक्यूज़ कर। तो इस चीज़ में पापा इतनी टोका-टाकी नहीं करते थे। मम्मी का थोड़ा रहता था कि पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, बार-बार ये चीज़ रहती थी उनकी तरफ से। प्रतिमा, एक बहुत बड़ा कंसर्न, और क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मेरे से क्वेश्चंस ज़्यादा और पूछते हैं पेरेंट्स और टेंथीज भी, कि मैथ्स का डर कैसे भगाया जाए, या मैथ्स में जो डर है उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, बेसिकली कारण और निवारण। सो मैंने देखा है मैथ्स में बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं मैथ्स से स्पेशली, बट मेरे को ये नहीं समझ आया कि क्यों डरते हैं बिकॉज़ मैं ऐसी थी कि मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कहूँगी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी करते हो तो ये भी कर लोगे। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। अगर तुम्हारा वो सब्जेक्ट वीक है, तो तुम्हें उस पे स्टार्टिंग से ही इक्वल फ़ोकस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट के तुम 3 महीने में बहुत ज़्यादा पढ़ के लाइक यूट्यूब पे वन शॉट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे वही प्रेफ़र करते हैं कि वन शॉट देख लेते हैं, पास हो जाएँगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है स्पेशली। तो मैं मैथ्स में अगर तुम कंसेप्ट वाइज़ देखो तो तुम्हें फ़ोकस तो करना पड़ेगा कंसेप्ट्स पे, लेकिन उसको ईज़ी वे में जैसे सर मैथ्स पढ़ाते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि सर बहुत अच्छे से तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर करते होंगे। तो इसलिए तुम्हें उस पे ध्यान देना है। अगर तुम्हें वो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो एक बार तुमने समझ लिया उसको, 2-3 बार उसको खुद से समझने की कोशिश करो, ताकि तुम उसके क्वेश्चन्स लगाओ, उसके काफ़ी ज़्यादा तुम्हें और क्लैरिटी उसमें मिल जाएगी। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा यार। तो सबसे बहुत सही चीज़ जो है वो है कि आप चिंता मत करो, हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि अगर आपका महीना भर भी बचा है, या 3 महीने बचे हैं, या 5 महीने बचे, आपको अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को उठा करके उस पर कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट पुट करना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट ठीक होगा, तभी उसमें मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। रिद्धिमा, अक्सर मैंने देखा है बच्चे ना ये बोलते हैं मेरे को कि सर हम शुरुआत में गलती कर दिए, हमने शुरुआत में स्टेप्स को रट्टा मारने लग गए मैथ्स के अंदर, और बाद में थोड़ा सा दिक्कत आई। तो आपने कैसे इसको मैनेज किया, कि आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू मैथ्स को क्रैक किया, या आपने यू नो थोड़ा सा रट्टा मारा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, या प्योर रट्टा? सो रट्टा मार के तो मैथ्स नहीं हो सकती, बिकॉज़ तुम जितना भी उसको रट्टा मारने की कोशिश कर लो, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, तो तुम भूल जाओगे कि इसके बाद क्या स्टेप था, इसके बाद क्या स्टेप था। तो तुम यही बार-बार सोचते रहोगे कि अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है। तो इस चीज़ में कभी भी तुम मैथ्स को रट्टा तो नहीं मार सकते। तुम्हें कंसेप्चुअली ही मैथ्स को समझना पड़ेगा, और मैंने भी यही किया था। जो चीज़ मैं रट्टा मारने की कोशिश भी करती थी ना, तो वो चीज़ मेरे दिमाग से ही निकल जाती थी बार-बार, चाहे जितनी बार भी मैं उसे कोशिश कर लूँ, जब तक मेरे को चीज़ समझ नहीं आती मैथ्स में, तब तक मैं कर ही नहीं सकती उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी प्रायोरिटी यही रखती थी कि मुझे वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि अगर थोड़ा क्वेश्चन अगर घुमा के भी आ जाए, तो भी मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ कीप योर अप्रोच वेरी लॉजिकल, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, अगर ट्रिग्नोमेट्री का है तो डायग्राम बनाओ, और चीज़ें जो तुम्हें याद करनी होती हैं वो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू बार बार जब आएंगी ना सामने, तो उनको वो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी। तो पुश नहीं करना है अपने को बहुत ज़्यादा याद करने की ओर, वो अपने आप याद होंगी। आप क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना जैसे, वैसे ही आप फटाफट आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। लाइक एक एग्ज़ाम्पल भी मैं देना चाहूँगी। श्योर। एक टॉपिक है मैथ्स में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से यस, रिलेटेड। यस, यस। सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत बेकार लगता था। मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता था। उसके क्वेश्चंस मैं जब भी करती थी ना, ये टॉपिक ऐसा था जो मैं रट्टा मारने की कोशिश करती थी। तो मुझे जब भी मैं एक से दूसरे क्वेश्चन पे आती थी, मैं फिर भूल जाती थी कि कैसे सॉल्व करना है ये।
तो फिर मेरे ब्रदर हैं जिन्होंने मेरे को इसका एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने मुझे बोला कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो बस ये एक फॉर्मूला याद रख और तेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उन्होंने मेरे को एक दो एग्जांपल्स भी दिए उससे रिलेटेड, एंड जैसे जैसे मैंने उनका वो मेथड फॉलो किया ना, मेरे को सारे क्वेश्चन इजी लगने लगे। इनफैक्ट आज तक भी मैं उस कॉन्सेप्ट को भूली नहीं हूँ। मेरा भाई मुझसे पूछता है तो मैं उसको भी अच्छे से समझा देती हूँ कि ये ऐसे होगा, इसका बस एक फॉर्मूला याद कर, ये तुझे याद हो जाएगा। राइट, सो गेट योर बेसिक्स राइट। तो अपने बेसिक्स अगर आपने सही कर रखे हैं, एक बहुत बेसिक जो हमारे आसपास फिजिक्स और मैथ्स चल रही है, अगर वो आपने समझ ली, तो फिर आप लैंग्वेज कितना ही डिफिकल्ट पूछ ले एग्जाम के अंदर, आप आराम से इसके कर पाओगे। एग्जाम के अंदर 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर्स का थोड़ा सा अलग तरह से डील करना होता है। थोड़ा बच्चों में डर है, इस चीज़ का डर का माहौल है, तो आपने इसको कैसे डील किया था? सो बेसिकली सरफेस एरिया वाला जो चैप्टर है उसमें फिगर्स का खेल होता है। अगर तुम्हें फिगर समझ में आ गई ना क्वेश्चन पढ़ के कि इस तरह से ये फिगर बन रही है, तो आधा डर तो वही निकल जाता है, बिकॉज उसके बाद इट इज़ जस्ट द फॉर्मूलाज जो तुम्हें खेलना है जिनके साथ। तो इसलिए सरफेस एरिया में तुमको मेन फोकस अपना रखना है कि तुम फिगर्स बना पाओ अच्छे से। एंड ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम चीज़ है, लाइक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज अ चैप्टर। तो उसमें तुमको ये ध्यान रखना होगा कि वो एंगल कहाँ से बन रहा है, क्योंकि अगर ये पता चल गया ना कि वो एंगल कहाँ से बन रहा है, उसके बाद तो तुम्हें बस एक फॉर्मूला लगाना है एंड उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया ये ऐसे चैप्टर्स है जिनमें तुमको मेन फोकस अपना फिगर्स में डालना है, कैसे बनेगी, लैंग्वेज को पकड़ना है क्वेश्चन की कि वो कहाँ से क्या बताना चाह रहा है तुमको, तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। यस, तो डेटा का ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन को रीड आउट करें प्लीज़ गो थ्रू द डेटा और डायग्राम अच्छा बनाइए। डायग्राम थोड़ा ठहर के बनाइए, रुक करके बनाइए, लेकिन अच्छे से बना लीजिए। जैसे आपका डायग्राम अच्छा है, कैलकुलेशन अपने आप सटासट होंगी। एग्जाम में सबसे बड़ा दुश्मन एक स्पीड और एक्यूरेसी रहता है, तो स्पीड और एक्यूरेसी को आपने कैसे मैनेज किया अपने 10th क्लास के एग्जाम के अंदर? तो स्पीड को मैनेज करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे खुद से घर पे Right. टाइमर लगा के। तो उसी के थ्रू जो मेरी स्पीड है, जैसे पूरा एकदम एग्जाम का माहौल होता है ना कि तुम्हें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, Right. 3 आवर्स का तुमको राइटिंग का Right. टाइम मिलता है, तो बिल्कुल उसी एग्जैक्ट पैटर्न में मैंने अपने आप को ढाल लिया था कि हाँ, तुम पहले रीड करूंगी उसके बाद सॉल्व करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको अपना देखा देखा सा क्वेश्चन मिलता है ना, तो वैसे ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, रीडिंग भूल जाते हैं। तो ये चीज़ गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पहले तुमको 15 मिनट्स प्रॉपर रीडिंग के लिए देना है एंड 3 आवर्स तुमको राइटिंग के लिए देना है। एंड अबाउट एक्यूरेसी, तो जैसे जैसे तुम सॉल्व करोगे ना पेपर्स, तो अपने आप वो एक्यूरेसी जो है वो बैठती जाएगी, तो उसकी टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मोर प्रैक्टिस विल गिव यू एक्यूरेसी, है ना, Right. विद टाइम। एज अ टीचर मैं हमेशा 10th को बोलता हूँ कि 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको आंसर को लिखते टाइम ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक स्टेप मार्किंग होने वाली है। स्टेप मार्किंग से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि लेट्स से आप किसी कारण की वजह से आप लास्ट आंसर या फाइनल आंसर तक नहीं पहुँच पाए, तो यू विल गेट स्टेप मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। क्या आपने अपनी स्ट्रैटेजी इसी के अराउंड बिल्ड करी थी कि हाँ, अगर लेट्स से मतलब खुदा ना खास्ता कोई पॉइंट फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए, तो आप स्टेप्स को इतना क्लियरली लिखो या स्टेप्स पे ध्यान दो कि आपने क्या लिखा है, कि आपको उस क्वेश्चन के पार्शियल मार्किंग का फ़ायदा मिले? ये तो स्टेप मार्किंग तो काफ़ी एक बेनिफिट है सबके लिए, राइट। कि अगर तुम, जैसे सर ने कहा कि तुम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तब भी अगर तुम्हारे स्टेप्स क्लियर होंगे ना, तो तुम्हें फाइनल आंसर के सिर्फ 1 या 2 मार्क्स कट जाएंगे, तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा या तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसके स्टेप्स आते हैं लेकिन मैं फाइनल नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम्हें आता है उतना अच्छे से तुम उसे प्रेजेंट करके आओ एंड यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स व्हिच यू डिजर्व। बच्चों का कई बार ऐसा कमेंट भी रहा है 10th क्लास का कि सर मैथ्स के सवाल या मैथ्स का पेपर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो ये इसका क्या इलाज है, इसका क्या निवारण है? इसके लिए कोई कोई चूरन, कोई ऐसी पुड़िया आती है कुछ? ऐसा तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट में। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि सबसे पहले अपने माइंड को काम करना सीखो। जब तक ये इसमें डर रहेगा ना कि यार जैसे ही पेपर आएगा मैं ब्लैंक हो जाऊंगा या ब्लैंक हो जाऊंगी,
तो इस डर से तो तुम कभी भी उसको आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड को काम रखो, पीस दो उसको सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से तुम देखो लाइक पेपर जब तुम रीड करोगे तब तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि तुम्हें Right. कौन से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल। कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा ध्यान मत दो जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं। तुम्हें लाइक 80% पेपर ऐसा ही होता है जो ईज़ी टू मॉडरेट होता है, तुम उसे आसानी से कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस अपना पहले वहीं पे दो कि जो मुझे आते हैं, मैं उनको सबसे पहले सॉल्व करूँगा। एंड फिर जो 20% है तुम उसे टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसके स्टेप्स आते हैं तो तुम अपने स्टेप्स लिख दो, तुम्हें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाएँगे। तो इस चीज़ से तुम कोप कर सकते हो इस चीज़ को कि तुम्हें ब्लैंक हो रहे हो या जो भी है। रिद्धिमा, साइंस 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 मतलब साइंस और सोशल साइंस, मतलब मैं तो साइंस और सोशल साइंस में भी अब कंफ्यूज होता हूँ बिकॉज आई एम टीचिंग मैथ्स फॉर 18 ईयर्स। सो रिद्धिमा, साइंस के अंदर जो डायग्राम्स और रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनको आपने कैसे याद रखा वो बताइए 10th को। सो जो बायोलॉजी में डायग्राम्स होता है लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ट का डायग्राम स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हार्ट का डायग्राम सही में बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो अगर तुम उसको जितनी बार भी तुम देख लो, तुमसे नहीं बनने वाला वो एग्जैक्ट एकदम कॉपी पेस्ट, तो तुम उसको नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। तो उसको कैसे तुम इजी वे में उसको प्रिपेयर कर सकते हो, उस चीज़ पे ध्यान दो। जैसे मेरा भाई है, वो मुझसे पूछता है, बार बार पूछता है कि दीदी यार बताओ ना इसको कैसे करना है, बहुत मुश्किल है ये। तो मैं उसको इजी वे में बना के दे देती हूँ कि देख ऐसे पहले इसको ऐसे घुमाना है, इसको वैसे घुमाना है। तो वो आउटलाइंस में उसको दे देती हूँ, तो उसके हिसाब से फिर वो कर लेता है। तो कॉम्प्लेक्स डायग्राम से घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो जैसे-जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो, वो हो जाता है। एंड फॉर केमिकल रिएक्शंस तो तुम उसको याद तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स बिकॉज़ बहुत सारे होते हैं। तो जैसे तुमने कांसेप्ट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से वो आ जाते हैं कि हाँ, अगर कॉपर मैग्नीशियम नहीं, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे तो फिर वो बर्न होता है, आई थिंक रिएक्ट होने ही लगने लगता है। रिएक्शन देता है। कोई बात नहीं, देखिए मैं मेरे को भी साइंस याद है, 2 मेरे साल को हो भी गए हैं मुझे मेरे पढ़े को हुए। मेरे को 20 साल से भी ज़्यादा हो गए साइंस पढ़े हुए। तो देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस याद करें तो एक तो होता है कि ऊपर ऊपर से तो याद रहते हैं कि कंपोनेंट क्या है। सेकेंड थिंग इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग से आप बड़े आराम से बहुत सारे रिएक्शंस याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, उससे भी वैलेंसी से भी आप नंबर और एटॉमिक नंबर की हेल्प से। और आई थिंक ये पूरा एक चेन प्रोसेस है। तो आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए शुरुआत में कि आपको सारे के सारे याद है कि नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा लॉजिक थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलिए और एंड में आप पाएंगे, जब आप 10th के एंड में आप प्री बोर्ड तक पहुंचेंगे, कि आपको सारे नेम रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस आपको याद हो गए। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे डर इस बात से जाते हैं कि एक साथ जब 2-3 चैप्टर्स के खूब सारे रिएक्शंस देखते हैं उनको लगता है ये सारे याद करने। पहली बात तो सारे याद करने भी नहीं होते। एसएसटी बोरिंग लगता है आपको या इंटरेस्टिंग? अपने टाइम पर कैसा लगता था? और मैथ्स और डेट्स को आपने याद कैसे किया? कि मतलब कोई अपने एक मेमोरी पैलेस बना लिया था, ऐसा कुछ क्या था? एसएसटी तो बोरिंग होता है इसलिए एसएसटी बोरिंग लगता है। तो इसको तुम जितना भी कोशिश कर लो इसका रट्टा मारने की, इतना ज़्यादा वास्ट होता है ये, तुम इसको पूरा तो रट्टा नहीं मार सकते हैं। ठीक है। तो जितना भी तुमसे होता है ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे जितना भी होता है समझो उस चीज़ को, एंड आखिर में जाके तो अपनी ही लैंग्वेज बाहर आनी है एग्ज़ाम में। राइट। तो इसलिए इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना कि मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एंड फॉर डेट्स मैं भी इतना एफिशिएंट नहीं थी डेट्स याद करने में। जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाता था लाइक स्टिकी नोट्स लगा के 2-3 बार अगर तुम देख भी लेते हो उस चीज़ को, एग्ज़ाम से पहले तुमने देख लिया लाइक 2-3 बार, पहले जब तुम पढ़ रहे हो उस टाइम पे तुमने 2-3 बार देख लिया, तो वो चीज़ एक तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में राइट। सेट हो जाती है। श्योर। तो इसलिए डेट्स तो वैसे हो गई थी। रेस्ट मैप्स के बारे में, तो मैप्स तो ऐसा था जो मैं एग्ज़ाम से पहले ही करना प्रेफ़र करती थी, बिकॉज़ ज़्यादा तुम अगर लंबे टाइम से तुम मैप्स पे ध्यान दे रहे हो, तो तुम याद नहीं रहने वाला वो चीज़, क्योंकि बहुत सारी छोटी-छोटी जगह होती है जहाँ तुम्हें मार्किंग्स करनी होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कौन-सा
एयरपोर्ट कहाँ पे है, इससे हाँ। तो नहीं याद रह सकता वो, इसलिए मैं उसको प्रेफर करती थी कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही मैप्स की प्रैक्टिस करूँ, तो मुझे वो एग्ज़ाम टाइम पे वो याद रहे वो चीज़। तो भाई मैं समराइज कर देता हूँ, डायग्राम्स और मैप्स और डेट्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक बहुत ठीक ठाक आपका अगर इंक्लिनेशन है और आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक कर रखी है तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद रहती हैं। बाकी ज्योग्राफी के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को स्टेंसिल यूज़ करना, और जो जो स्टैंडर्ड चीज़ें आपके बुक्स में और जिस तरह के क्वेश्चन आपने PYQs में देखे हैं उनको आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिपीट होंगी। थोड़ा सा आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं तो है ना, राजस्थान का मैप छोड़ो, मेरे से इंडिया का मैप मैं मतलब मैं स्क्वायर बनाता हूँ, सॉरी रॉम्बस बनाता हूँ इंडिया के मैप के नाम पर। खैर इंडिया के मैप के अंदर अच्छी चीज़ पता है क्या है, यू कैन एक्चुअली से कि यार ये खराब रॉम्बस एक इंडिया का मैप बन सकता है। लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स को अक्सर देखा गया है बच्चे काफ़ी लाइटली लेते हैं, पर मुझे मेरे मेरे केस में तो मेरे मार्क्स मतलब मेरी लुटिया डूबी ही इंग्लिश और हिंदी के अंदर थी, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज को तो अफेक्ट करेगा ही ना अगर आपके कोई राइट। 2 सब्जेक्ट वीक हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड हिंदी? एंड सम प्रो टिप, मतलब कि भाई ये है तो बस 99 तो आ ही जाएंगे। तो इंग्लिश और हिंदी को बच्चे, हम भी लाइक अपने टाइम पे इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। जो एसएसटी, मैथ्स, साइंस होते थे, ये कोर सब्जेक्ट्स होते थे, तो इन्हीं पे ज़्यादा प्रेशर जो है हम डाल के रखते थे। बट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज़ इंग्लिश और हिंदी तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं और इनके मार्क्स ऐसे हैं जो तुम्हारी परसेंटेज में कंपल्सरीली कैलकुलेट होते हैं। तो इनमें तुम्हें स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइक अगर मैं 12th और 10th की बात करूँ तो मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे थे जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज अच्छी रह गई थी, टच वुड। तो इंग्लिश में और हिंदी में स्कोर करना ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी भी है। एंड इसमें अगर मैं बताऊँ कि कैसे तुम तैयारी कर सकते हो, तो तुम्हें समरी अच्छे से पता होनी चाहिए चैप्टर्स की, ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इन बिटवीन बन के तो तुम उसे सॉल्व कर पाओ। एंड राइटिंग सेक्शन जो होता है उसकी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है लिख के। ऐसा नहीं है कि तुम रोज़ लाइक एक-एक लिख रहे हो, बट अगर तुम एग्ज़ाम टाइम से 1 महीने पहले से भी ये हैबिट बिल्ड करोगे कि मुझे आज एक लेटर लिखना है या फिर एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, तो तुम उस चीज़ में मास्टरी कर सकते हो एंड उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड राइटिंग सेक्शन बेसिकली जो होता है इंग्लिश का, वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। उसमें क्योंकि फॉर्मेट के इतने ज़्यादा मार्क्स होते हैं कि तुम्हें सारे मार्क्स वहाँ कवर हो जाते हैं। एंड फॉर कॉम्प्रिहेंशंस जो हमारे रीडिंग वाला पोर्शन होता है, उसमें भी तुम्हारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए बिकॉज़ वो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें तुम्हें भी नहीं पता लगता कि वो तुम पढ़ते रह जाओगे लेकिन तुम्हें उसमें आंसर नहीं मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा फ़ोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना किसी भी चीज़ का। तो इस सब चीज़ों के छोटे-छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रख के तुम अपनी तैयारी सुपर लेवल की कर सकते हो। ग्रेट। तो प्लीज़ 10 चीज़ ध्यान रखना, जो जो पॉइंट रिद्धिमा ने बताया प्लीज़ उन चीज़ों को ध्यान में रख करके अब आगे अपना नेक्स्ट स्टेप लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिद्धिमा, आई वुड लाइक यू टू टेल 10 कि एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे मैनेज करें, और साथ साथ पेपर का प्रेजेंटेशन का कितना ध्यान रखना है, क्योंकि अब एग्जाम काफ़ी हद तक सर पे ही है। सर पर मतलब सर के ऊपर, मैथ्स के सर के ऊपर। मैंने एंड ऑल्सो एक चीज ये बताओ कि गुड हैंड राइटिंग, डज इट रियली मैटर इन योर मार्क्स? ओके, तो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ उस टाइम पे तुम्हें पता है यार कि तुम्हारे पास 3 घंटे ही है। अगर इसमें तुमने पेपर नहीं कंप्लीट किया, तो तुम्हारा एग्ज़ाम रह सकता है या हो सकता है बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट भी हो जाता है ऑफ कोर्स। तो इस चीज़ प्रेशर तो रहता है एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है, इनफैक्ट मैं भी उनमें से थी, कि जो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले भी हाथ में बुक लेके खड़े होते हैं और पढ़ रहे होते हैं कि यार यहाँ क्या लिखा था, वहाँ क्या लिखा था। तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि मत करो, क्योंकि उस टाइम पे जब तुम देखते हो ना कि अगर तुम्हें कोई भी एक नया वर्ड दिख जाता है, तो वो प्रेशर क्रिएट कर देता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करो। जितना तुम घर से पढ़ के आए हो दैट इज़ इनफ। जितना तुमने एग्ज़ाम से पहले की तुम्हारी जितनी भी मेहनत है, उस पे ध्यान दो।
डोंट फोकस, ऐसा मत रखो कि तुम एग्ज़ाम डे वाले दिन तुम पढ़ लोगे ना तो तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का प्रेशर कम रखा करो कि एग्ज़ाम वाले दिन भी पढ़ना है सुबह। एंड अगर प्रेज़ेंटेशन की बात करूँ तो येस, प्रेज़ेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर तुम्हारा एग्ज़ाम चेक करेगा ना, तो अगर वो देखेगा कीवर्ड्स अगर तुम अंडरलाइन कर दोगे स्पेशली एसएसटी में, इंग्लिश में, तो वो चीज़ एक ऐसा पॉइंट होता है जो एग्ज़ामिनर की अट्रैक्ट करता है बेसिकली एग्ज़ामिनर को, उसको एग्ज़ाम चेक करने में भी उसको भी मज़ा आता है। तो प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान दो। बाकी राइटिंग पे जैसे-जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता जाता है ना एग्ज़ाम लिखने का, राइटिंग भी लिखनी वैसे-वैसे आती है। प्रेशर बढ़ जाता है। तो तुम्हारी राइटिंग तो तुम्हें खुद को भी नहीं समझ में आती है कि तुमने क्या लिखा है। तो इसलिए थोड़ा कोशिश करो कि स्टार्टिंग में राइटिंग अच्छी रहे, बाकी तो जैसी है वैसी रहेगी वो तो। राइट। मैं जनरली इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करता था रिद्धिमा। मैं क्या करता था कि मेरी राइटिंग इज़ लाइक द बॉटम ऑफ द रॉक बॉटम बेसिकली ऑफ ऑल द 7 ओशंस का जो डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज माय राइटिंग। मैं एक ट्रिक यूज़ करता था, जो आपने भी बोला बहुत सही पॉइंट है रिद्धिमा का, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब और ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें भी अपनी राइटिंग सुधारनी है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप राइटिंग स्लो कर दीजिए। यू विल बी इन योर कंट्रोल, है ना। अब ये ध्यान रखना, इतनी स्लो नहीं करनी है कि Right. पेन इंक छोड़ दे उसके बाद आपका पेन आगे बढ़ रहा है, इतनी स्लो नहीं करनी होती। दूसरा पॉइंट ये है कि आप स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दोगे ना तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। फिर आप फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ना, तो उससे भी आपकी स्पीड स्लो होती है। मतलब आप जो एस लिखते हैं उसको आप बड़ा लिख दीजिए, ए को बड़ा लिख दीजिए, कैपिटल लेटर्स से आप स्टार्ट करिए, राइटिंग थोड़ी और साफ होगी। और आप हाफ फिंगर का स्पेस या 1 फिंगर का स्पेस आप अपने 2 वर्ड्स के बीच में डाल सकते हैं, उससे भी राइटिंग बहुत साफ होती है। आप अपने एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में 2 लाइनें छोड़ देंगे या 3 लाइनें छोड़ देंगे, रिद्धिमा इज इन अ बेटर पोजीशन टू टेल। 2 या 3 लाइनें तो छोड़नी चाहिए मेरे ख्याल नहीं, से। मैं क्या करती थी कि नेक्स्ट पेज पे ही अपना नेक्स्ट आंसर लिखती थी। फिर तो पूरा एग्जामिनेशन हॉल घबरा जाता होगा, भाई तो सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री मांग रही है। नहीं, उनकी बोर्ड्स की जो शीट होती है वो भी हम्म। काफ़ी थिक होती है, तो हम्म, उसमें पेपर पूरा मैनेज हो जाता है। बट मैं यही करती थी कि अगर मेरा 2 लाइनें भी कवर हुई है ना मेरी खाली, तो पेज तो चेंज। मैं वो पेज चेंज करके अपना नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखती थी। तो हमारे टाइम पे एक लाइन चलती थी, पीटीओ, पेज टर्न टर्नओवर, ओवर। राइट, मैं तो भी अगर ऐसे ही। इस तरह का रिद्धिमा का जिस तरह का पेपर देने का तरीका है, तो एग्जामिनर जरूर पीआईटीओ कर देता होगा इनका। तो ओके, इंटरेस्टिंग, आप ट्राई कर सकते हैं, बट आई 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 डोंट नो, मतलब बेसिकली इस बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई थिंक 2-3 लाइनें छोड़ना तो बिल्कुल आपका एक मतलब वो तो छोड़नी दिस है। इज, वो तो छोड़नी है। और हाईलाइट करने के लिए बॉक्स यूज करिए, और अंडरलाइन कर सकते हैं या बॉक्स बना सकते हैं फाइनल Right. आंसर के टाइम पर। मैथ्स के अंदर जनरली वैल्यूज वगैरह बॉक्स जाते हैं। बना देते हैं मैथ्स में। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये बिल्कुल लास्ट टाइम टिप है, ध्यान रखना। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब मान लो किसी क्वेश्चन पे जो आपको आता है, यू नो द आंसर, बट कई बार होता है एक मोमेंट ऑफ शॉक होता है, मोमेंट ऑफ स्टक होता है। आपका अच्छा फ्लो बना हुआ है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब, यू आर ऑन योर वे टू फिनिश लाइन के बिल्कुल पास टाइप्स या अच्छे स्कोर की तरफ आप जा रहे हैं, पर एकदम से एक क्वेश्चन और याद नहीं होता और इसमें क्या था। तो उस तरह के मोमेंट्स को कैसे टैकल किया अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर? सो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर तुम्हें आंसर आता है लेकिन तुम उसका आंसर भूल जाते हो। भूल जाती है। तो जैसे तुम रीड कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे हर क्वेश्चन के आगे पेंसिल से छोटे-छोटे कीवर्ड्स लिख लिया करो कि इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट मुझे लिखना है। तो ये चीज़ से तुम टैकल कर सकते हो कि जब तुम उसे कंप्लीटली लिखने बैठोगे, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी याद करने में कि इसमें यार अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट क्या था? तो वो एक चीज़ थी जो मैं अपने टाइम पे प्रेफ़र करती थी करना कि छोटे-छोटे कीवर्ड्स लिख लिए 1 या 2 वर्ड्स के, जिससे मुझे याद आ जाता था कि राइट। इस चीज़ में मुझे क्या आंसर लिखना है। तो दिस विल रियली हेल्प। भाई मेरे को ये सेम चीज़ जो रिद्धिमा ने बताई, मैं इसको ऐसे टैकल करता था कि मैं बोर्ड की आंसर शीट के राइट साइड में थोड़ा सा मार्जिन ले लेता था। ओके। वेन एवर आई यूज टू गेट स्टक इन 1 क्वेश्चन और 2, तो मैं क्वेश्चन के जो मार्जिन स्पेस है उसके राइट साइड में, जैसा कि रिद्धिमा ने बताया, बुलेट पॉइंट्स लिख लेता था कि जो आपको याद आ रहा है रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। और मेरे साथ ये इंग्लिश में, हिंदी में, सोशल स्टडीज़ में और साइंस में, इन चारों सब्जेक्ट में मेरे साथ ये होता था। मैं बहुत जगह अटकता था, क्योंकि
क्योंकि एक बार में आप सारे के सारे क्वेश्चंस को 1 से लेकर के लास्ट तक आप कर पाओ, ये कैपेसिटी मेरे अंदर तो नहीं है इन हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस एंड सोशल साइंस। तो मेरे को ये स्ट्रैटेजी सही लगती है कि मार्जिन स्पेस लिया आपने और राइट साइड रख दिया और वो पूरा आपका रफ वर्क है, तो एग्जामिनर माइंड भी नहीं करेगा। और आपका जब आप दोबारा लौट के आओगे तो आपको रिकॉल करने के लिए काफी सारे हिंट्स भी मिल गए। Exactly. और पहली चीज और लास्ट चीज ध्यान रखना, ऐसे केस में उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम मत दे देना, आगे बढ़ जाना बस स्पेस छोड़ के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई मिस्टेक रिद्धिमा बताओ जो तुमने कमिट करा हो बोर्ड के एग्जाम के अंदर, और यू कैन टेल आवर टेंथीज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, और आपके बताने से, आपकी राय से, आपकी समझाइश से वो लोग इस गलती को ना दोहराएं। लाइक सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये कर देते हैं बच्चे कि वो एक एग्ज़ाम देकर आए, तो अगर उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा भी ख़राब जाता है या अच्छा नहीं जाता, तो वो घर आके इसी चीज़ को अपने माइंड में दोहराते रहते हैं बार बार कि यार ये कुंठित गलती रहते हो हैं। गई, वो गलती हो गई, इसको और अच्छे से लिख सकता था। तो ये चीज़ ना फिर तुम्हारे नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में तुम्हें Affect बहुत करता है। अफेक्ट करता है, क्योंकि बार बार तुम उसी चीज़ के बारे में सोचते Correct. रहते हो। तो ये एक गलती थी, मेरे में भी एक कमी है कि घर पे आके पूरा पेपर मतलब ऐसे चल रहा होता था दिमाग में कि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे ये लिखा है। तो कभी कभी ये चीज़ प्रेशर भी क्रिएट कर देती है यार कि मैं और अच्छा कर सकता था, शायद मेरे मार्क्स रह जाएंगे। मैं बाकियों से कंपैरिजन करना सबसे ज़्यादा बहुत एक चीज़ है जो हम खुद को कंपेयर करते हैं सबसे कि यार उसने तो अच्छे से लिखा है पर मैं नहीं लिख पाया। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो तुम्हारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकती है। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, कंपेयर करना खुद को, एंड जो पेपर हो गया उसका स्ट्रेस लेना फालतू में, क्योंकि अब जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज कि अगले पेपर के लिए और अच्छे से मेहनत करो। तो दीज आर सम मिस्टेक्स विच आई सजेस्ट कि अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं समराइज करता हूँ वन वर्ड और वन सेंटेंस में, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो और आगे की सुध लो, आगे क्या है। क्योंकि देखिए आपका एक पेपर, उसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 5-6 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, पर अभी आपके 4 पेपर आपके सामने खड़े हैं, 400 नंबर अभी आपके आने बाकी हैं, आप 100 के लिए रो रहे हो, है ना। तो प्लीज ध्यान रखिए कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है, और जो गया सो गया, भाड़ में जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो रिद्धिमा से हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आया था कि सर हम 10th क्लास में हैं, हमने स्टार्टिंग में थोड़ा कम पढ़ाई किया, तो आप बताइएगा किसी बच्चे से पूछ करके कि उनका क्या राय है कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी। यानी कि अगर आप साल भर पढ़े बहुत आराम से, बहुत नेचुरल अपना जो एक बेयर मिनिमम आप पूरा करते गए, और थोड़ा लास्ट में आपने खींच लिया, है ना, ऐसा एक हो सकता है मोड आपका 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। एक ये कि आप शुरुआत में आप बहुत कम पढ़े या ना के बराबर पढ़े, और लास्ट में आपने 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल मतलब कमर कस ली और मतलब ऐसे, ठीक है। एक ये होता है। एक होता है कि थ्रू आउट, जैसे आपके केस में मैं देख रहा हूँ कि आपका डे 1 से व्हेन यू एंटर्ड क्लास 10th until योर लास्ट बोर्ड एग्जाम, काफ़ी हद तक आपका रूटीन सेम रहा है ना, ऐसा। तो आप इनमें से किसे बेस्ट मानते हैं, किस चीज़ के लिए आप बोलेंगे कि हाँ यार इस पे यू कैन टेक द बेट, इस पे आप जुआ खेल सकते हो, मतलब दाव खेल लो इस पे। कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो होनी ही चाहिए सब में। बट इन केस अगर तुम नहीं भी पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से लेके डे 1 से, और तुम्हें बाद में जाके कहीं रियलाइजेशन होता है, लाइक आफ्टर 6 और 7 मंथ्स हैव बीन पास, देन तुम्हें रियलाइजेशन होता है कि यार अब तो पढ़ना है। तो अगर तुम उस टाइम पे भी डिसाइड करते हो कि तुम्हें पढ़ना है, तो इट्स नॉट टू लेट। तुम तब भी कंसिस्टेंट, अगर उस टाइम से भी कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट करोगे तो तुम कर सकते हो। बट अगर तुम ऐसा करो कि लाइक एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कि 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, पूरा एकदम इंटेंस फोकस है, तो उस चीज़ से भी ज़्यादा बेनिफिट तो कंसिस्टेंसी में ही है कि तुम पहले से ही हो लो, तो इतना तुमको एकदम, जैसे सर ने बोला कि टाइट होके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आई वुड प्रेफर कि कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, अगर तुम बहुत लेट भी स्टार्ट करते हो तो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। तो उस टाइम भी अगर तुम ठान लो ये बात कि तुम्हें आगे अब कंसिस्टेंट रहना है, तो उस केस में भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि
बी कंसिस्टेंट, तो तुम हो जाएगा। यस, सो मैं भी यही बोलता हूँ हमेशा कि ठीक है, आपने जो हो गया सो हो गया। अब लेट्स से आपके पास जो भी लिमिटेड टाइम फ्रेम है उसमें आप अपने एफर्ट्स को एक बार सही से आप एक बार पहले प्लान बनाइए, फिर चैनलाइज करिए अपने एफर्ट्स को कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। और ध्यान रखिए, बोर्ड के एग्जाम्स के बीच में भी अच्छा खासा गैप होता है, राइट रिद्धिमा? राइट, बहुत और होता। उसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड रिद्धिमा ने डेफिनेटली उसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। तो उसके बारे में बताओ एक बार, क्योंकि क्योंकि सी बच्चा क्या सोचता है कि आज से बोर्ड एग्जाम का डे 1, जबकि 5th डे है ना, हाँ, वहां तक भी तो जाना है अपने को, बीच बीच में गैप होते हैं खूब सारे। तो उस गैप में लाइक वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है जहाँ पे तुम उन चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हो जहाँ पे तुम अभी भी लैग कर रहे हो। राइट, तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास इतने दिन का गैप है तो तुम उसी में ही अपनी सारी पढ़ाई कर लोगे। नहीं हो सकता भाई, तुम कितना भी कर लो। तो इसलिए अ, उस गैप में वो टाइम तुम मेजरली रखो जहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, एंड उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जहाँ तुम बैठो और टाइमर लगा के अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ताकि तुमको टाइम मैनेजमेंट भी आ सके अच्छे से। और इसके अलावा मॉक टेस्ट तो करो, उसके अलावा रिविज़न पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान दो राइट, उस टाइम पे। एनसीईआरटी में भी अगर तुमको लगता है कि यार कहीं-कहीं पे तुमने छोड़ रखा है पॉइंट, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हो। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि उस टाइम को ऐसे मत लिया करो कि वो तुम्हारे पास बफर है, तुम उसमें अपनी सारी पढ़ाई कर सकते हो, राइट। उसमें तैयारी कर सकते हो, वन शॉट्स देख सकते हो। ऑफ कोर्स वन शॉट्स हेल्प करेंगे बट उतने अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएँगे जितना तुम पहले से तैयारी करके, रिविज़न करके अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो। सो 10th आपने देखा, रिद्धिमा ने आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स थे जो आपने मेरे से पूछे यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पे डीएम करके, काफ़ी सारे डाउट्स रिद्धिमा ने आपके रिजॉल्व कर दिए। अब मैं रिद्धिमा से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी 10th क्लास की प्रिपरेशन को एक लाइन में अगर डिफाइन करना है या सूक्ष्म रूप में आप बताना चाहते हैं कि 10th मेरा जो 10th क्लास का प्रिपरेशन था वो इस फाउंडेशन पर बिल्ड था, ये थी वो इमारत बेसिकली। So it is consistency, determination and motivation। तो यही सारे फैक्टर्स थे जिन पे मेरा पूरा बेस बिल्ड था। तो जब तुम एक बार ठान लो कि कुछ करना है तो वो राइट, करना ही है। तो इस चीज़ पे मेरा जो सारा बेस था तैयारी का, पढ़ाई का, ये सब टिका हुआ था एंड इसको मैं अपने सारे टाइम पे साथ लेके चली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया हो बीच में। तो पूरे टाइम तक तुम अगर इसे साथ लेके चलोगे तो यू विल डेफिनिटली स्कोर वेल। बहुत अच्छा करोगे एंड आई नो तुम कर सकते हो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। 10th वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस डिस्कशन विद रिद्धिमा अबाउट कैसे मैनेज करना है अपने को 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम। लास्ट में एक बहुत सही फन चीज़ मैं रिद्धिमा के साथ करना चाहता हूँ कि रिद्धिमा ये बताओ, जनरली बच्चे जो है ना, क्योंकि उनका 5 अलग अलग टाइप का सब्जेक्ट होता है, तो दे वांट टू नो जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया और इतने अच्छे परसेंटेज उनके आए, कि वो कैसे इन सब्जेक्ट्स को देखते थे। तो इट्स अ रैपिड फायर, मैं आपसे पूछूंगा, एक सब्जेक्ट बताऊंगा और आप बताना एक वर्ड जो आपके दिमाग में आता है। डिस्क्राइब करो। उस नहीं, डिस्क्राइब नहीं करना, एक वर्ड बताना है बस आपको, कि जैसे मैंने आपको बोला मैथ्स, एक वर्ड बताओ जो आपके दिमाग में, तुरंत मैथ्स सुनना और क्या आया दिमाग में। सो मैथ्स, डर, कॉम्प्लिकेशंस। complications, okay, so maths complications, right? So maths is complicated, right? Science, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली मेरे ख्याल से जब भी हम किसी से इस तरह का रैपिड फायर करते हैं तो उनके मन का जो डर है वो बाहर आता है, तो इससे भी आप सीख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इन डर को ही अपने को कंट्रोल करना है, काबू में लाना है। सोशल स्टडीज बोरिंग। बोरिंग, ओके, बोरिंग, राइट। सो आपको ध्यान रखना है, इसको टैकल करने के लिए आपको कुछ ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, आपको इंटरेस्ट जगाना है हिस्ट्री के अंदर, राइट। है ना। इंग्लिश, कंफ्यूजिंग। इंग्लिश कंफ्यूजिंग, इंग्लिश इज अ वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। लाइक ओके, बहुत सारे वर्ड्स, दे सेम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, हैव मीनिंग्स। डिफरेंट एक्सप्रेशंस लाइक दैट। सो TO2 होता है, DO2 होता है और GO गु नहीं होता, GO गो होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग तो है, यस। और हिंदी, मात्राओं का खेल। ओह, मैं सोच रहा था मातृभाषा बोलने वाला है, मातृ सुनते मेरे को लगा मातृभाषा आने वाला है। मात्रों का खेल, राइट। तो मैं बहुत मिस्टेक करता था मात्रों में, और मुझे तो अ ई और
क ख ग बस इतना आता है हिंदी के अंदर, बाकी तो जो मैं हिंदी के बोल रहा अंदर हूँ, तो लाइक आई थिंक किसी को याद भी नहीं होगी क ख ग घ ड़। नहीं नहीं, क ख ग खत्म हो गया भाई, ड तक पता है आपको मतलब। नहीं, इसके आगे पूरी क ख ग ड़ ही नहीं है। नहीं, जैसे लाइक ABCD तो सबको रटी हुई है, क ख ग घ ड़ किसी को याद नहीं होगा इसके आगे। ABCD रटी हुई है, राइट। चलिए ठीक है, 10th बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 10th क्लास बोर्ड का एग्जाम। आई होप यू डू रियली रियली गुड इन योर एग्जाम्स, एंड let's all thanks Riddhima for her valuable time which she gave to us for this healthy discussion. I hope you get a lot of inputs from her and utilize them for your board preparation. Best of luck. Bye bye. ऑल द बेस्ट।